हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट जो सन 2024 में एग्जाम होने वाला है। उसमें ईवीएस का यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें यूपी टेट के एग्जाम में पर्यावरण संरक्षण से जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य आते हैं। आप इस संधियों को अवश्य पढ़ के जाइए। जैसे पहली संधि है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ ये क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल और रामसर समझौता। सिर्फ यही 5 हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में पढ़ना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यही हर बार के एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन बनता है। ये मेरी जो हैंड रिटन नोट्स हैं कि कोचिंग के नोट्स हैं, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पढ़ा हुआ था, मैं वही नोट्स बना रही हूँ। बस यही इतना मैंने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पढ़ा हुआ था। इससे आपको 1 और 2 चाहे जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। ये अवश्य रहते हैं पर्यावरण में। ईवीएस के पेपर में 30 नंबर में ये पर्यावरण संरक्षण से, जैसे चाहे प्रोटोकॉल से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, नागोया प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल से, रामसर समझौते से किसी न किसी एक से एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा। ऐसा अभी तक यूपी टेट के एग्जाम में पेपर में नहीं हुआ कि इसी एक क्वेश्चन न पूछा हो। चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी एस्पिरेंट हो, टेट जुलाई में एग्ज़ाम देने वाले हों, उनके पास भी वीडियो पहुँच सके। अगर मेरी वीडियो से हेल्प हो सके तो ठीक है। और ये देखिए, जो जितने जितने मैं फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाती हूँ, मैंने जो खुद पढ़ करके यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 100+ स्कोर से मैंने पास किया। इसीलिए मैं वही चीज़ें वीडियो बनाती हूँ जो मैंने पढ़ के खुद पास किया हुआ है। तो इसके लिए ये देखिए, पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहले मोटे में ये समझिए, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस किस लिए, इसकी मेन थीम क्या थी, क्योंकि मेन थीम से भी कभी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे जैसे है क्योटो प्रोटोकॉल, तो उसमें दे देगा क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित था, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए था। जैसे इसे ऑप्शन देगा, क्योटो प्रोटोकॉल किससे, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए था, ओजोन परत संरक्षण के लिए था। तो आपको ये पांचों चीज़ों में आपको कंफर्म होनी चाहिए कि कौन सा प्रोटोकॉल किस लिए था। तो इसको देखिए, आप अच्छे से याद कीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए था। ये मोटे में आपको ये एकदम याद होना चाहिए। अगर बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण के लिए था। ये आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए इससे आपको। अगली देखते हैं नागोया प्रोटोकॉल। ज़्यादा ये नहीं है, यही पांचों प्रोटोकॉल हैं, यही सिर्फ आपको। नागोया प्रोटोकॉल किस लिए था, नागोया जैव विविधता से संबंधित था, ये आपको याद रहना चाहिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये आनुवंशिक जैव संरक्षण से संबंधित था। अगला देखते हैं पांचवा, रामसर समझौता। कई बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि रामसर समझौता किस लिए था। तो रामसर समझौता जो है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए था। हमें लगता है आप पांचों समझ हो गए होंगे। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण के लिए था। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल आंशिक जैव संरक्षण से था। रामसर समझौता आर्द्र भूमि संरक्षण से था। चलते हैं, अब इसकी डिटेल देखते हैं। इसमें डिटेल में क्या है, इसके कब हुआ था, मतलब सन भी पूछ लेता है। और किस शहर में हुआ था, कभी कभी पूछता है, तो ऑप्शन पूछता है किस शहर में हुआ था, तो इसे सन को देख लीजिए, शहर को। और इससे संबंधित जो संधियां हुई हैं लोकटक, जैसे इसमें रामसर समझौता देखिए है। इस रामसर समझौते में जो भारत की सबसे बड़ी 27 स्थलों को रामसर स्थलों के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो उससे भी रिलेटेड को कार्टाजेनिया प्रोटोकॉल, ज़्यादा टॉपिक नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ, तो इतना ही क्वेश्चन इससे पूछता है। चलते हैं, पहला टॉपिक है क्या, पहला क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए क्या है क्योटो प्रोटोकॉल।
क्योटो प्रोटोकॉल देखिए क्या है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 1997 में जापान के क्योटो शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना। जो इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसका मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी जो पृथ्वी की सतह का तापमान है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण है जंगलों का जो कटाव हो रहा है, जो हमारे वहाँ मोबाइल जो टावर लग रहे हैं, इस सब का जो हो रहा है, अलग अलग जो चीज़ें हो रही हैं, इसी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। तो यही क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को रोकना 1997 में इसकी पाल की गई थी। वो भी जापान के ये क्योटो जो है, क्योटो जापान का एक शहर है। वहाँ पे 1997 सन भी आपको याद रहना चाहिए। 1997 में इस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को पृथ्वी को कम करने के लिए, रोकने के लिए किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था कि ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए था। ये तो आप जान गए हैं, लेकिन ये कहाँ हुआ था? 1989 में। 1989 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, ये 1989 में हुआ। कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का एक शहर था, वहाँ हुआ था। आप समझ गए हो, ओजोन परत संरक्षण को रोकने के लिए था। ओजोन परत आप जानते होंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ये हमारे लेयर का ये सुरक्षा कवच होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं पृथ्वी पर आने से रोकता है। इसमें इस टाइम इसमें छिद्र पाया जा रहा है, जिससे हो रहा है कि हम लोगों के त्वचा कैंसर, जो बहुत बीमारियां कैंसर की हो रही हैं, इसी वजह से हो रही हैं। और इसमें इतनी तेज से क्षति पहुंचा रहा है, ये सबसे ज्यादा क्षति CFC इसमें पहुंचा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सोफे, जो गद्देदार सोफे होते हैं, वो पहुंचाते हैं। सबसे इसे यही सब नुकसान है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल किस लिए था, कब चलाया गया था, ये तो कब था, किस लिए था? जैव विविधता के क्षरण को रोकने के लिए था। ये तो आप समझ रहे होंगे। लेकिन ये 1910 में जापान के नागोया शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसे नागोया प्रोटोकॉल कहा जाता है। नागोया प्रोटोकॉल कहा जाता है। नागोया यहाँ होगा, नागोया शहर में। नागोया शहर में जैव विविधता क्षरण को रोकने के लिए 1910 में अभी ये जल्द में ही किया गया। जैव विविधता के संरक्षण को रोकने के लिए किया गया है। 1910 में इसको किया गया है। ये जापान के नागोया शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसे नागोया प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये कहाँ हुआ? सन 2010 में जापान के नागोया शहर में हुआ। अगला देखते हैं रामसर समझौता। रामसर समझौता आर्द्र भूमि या नम भूमि को संरक्षित करने के लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हुआ, जिसे रामसर समझौता कहा जाता है। ये कहाँ हुआ? आर्द्र भूमि नम भूमि को संरक्षित करने के लिए कहाँ हुआ? 1971 में। अब देखिए ये 1971 में हुआ। सन भी याद रहना चाहिए, क्योंकि सन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ज्यादातर आर्द्र भूमि या नम भूमि किस लिए चलाया गया था, जो हमने 5 ऊपर तथ्य बता दिए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। लेकिन इस सबसे भी रहता है 1971 में ईरान के रामसर शहर में चलाया गया था। ईरान में हुआ था। रामसर समझौते के अनुरूप आधार भूमि और नम भूमि को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 27 स्थलों को नाम भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। इसमें महत्वपूर्ण निम्न जैसे 27 स्थलों को अभी तक पूछा जाता है कि रामसर समझौते में कितने के स्थलों को, एक बार यही पूछा गया था, कितने स्थलों को संरक्षित कर दिया गया है, तो 27 स्थलों को संरक्षित कर दिया गया है। जिसमें से अगर कुछ जैसे 27 स्थलों में से कौन से हैं, जैसे समझ लीजिए, जैसे भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये चिल्का झील, इसको कर दिया है कहाँ? उड़ीसा में। तो इसको ये रामसर समझौते में संरक्षित कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये आपको याद रहना चाहिए, टेट में अगर एग्जाम दे रहे हो तो। भारत की जितने भी झील है, नदी है, पहाड़ है, पठार है, मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल, थार का मरुस्थल, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ये सब आपको चीज़ें याद करानी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब टेट के एग्जाम में ये सब रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। विश्व की सबसे बड़ी झील, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब भी याद हो रहे हैं। मरुस्थल हमने बता दिया, भारत का सबसे बड़ा थार का, विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है।
ये सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। और अगला देखते हैं, यही यही सब 27 स्थलों में से हैं, 5-6 स्थलों में हमने बताया है। तो इसी का सबको संरक्षित कर दिया है। नमभूमि और आर्द्रभूमि क्षेत्र के में भारत की सबसे बड़ी, अब देखिए ये भी क्वेश्चन याद रहना चाहिए आपको, भारत की सबसे बड़ी लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है। ये कहाँ है, केरल में है। ये सब तो यूपी टेट की एग्जाम को एकदम रटाया हुआ था। अब ये रटने वाला चीजें है ही, क्या किया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं, आता है एग्जाम में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील देखिए इसमें दिया हुआ है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो लोकटक झील है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन 27 स्थल इसमें है, 27 स्थलों में आज तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये सब पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे बड़ी खारी झील, सबसे मीठी झील, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन से कौन है, कहाँ है, ये सब पूछता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दीजिए कि ऐसे ऐसे हैं 27 स्थल हैं, इनमें आर्द्र नमभूमि में क्षेत्र में सब नोट किया है कि प्रति जागरूकता के लिए 2 फरवरी को, ये भी क्वेश्चन याद करिए, एक बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछा था कि 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि ये 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए ये सबसे रिलेटेड यही छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक को आपका एकदम पूरा प्रिपेयर रहना चाहिए। इसी सबसे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन एक ऐसे आपके सामने से पढ़े नहीं रहेंगे, आपके सामने से ये पेपर में निकल जाएगा, आप करके एकदम करके आएंगे, लगेगा सही है, एकदम गलत करके आएंगे। एग्जाम में देखिए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बैठिएगा और जितना आप हो सके उतना कड़ी मेहनत कीजिए। इस समय आपकी मेहनत का जितना आप संघर्ष करेंगे, टाइम आप अपनी पढ़ाई को देंगे, उतना ही पेपर में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। फालतू की किसी चीज में फालतू की वीडियो भी मत देखिए, जो मैराथन चल रहे हैं उसको देखिए। और ये सब जो टॉपिक और जो क्वेश्चन के मैराथन चल रहे हैं उसको मत देखिए। क्वेश्चन के मैराथन बहुत कम, हाँ थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, लेकिन क्वेश्चन रिपीटेड नहीं आते। यही सब टॉपिक जो हम कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक को पढ़िए। तो पहले देखिए टॉपिक क्या है, सिलेबस आप अपना पूरा कवर करिए, उसी में से क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए रहेंगे बहुत ज्यादा, तभी आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। हाँ, और रही बात वो तो अब अभी 10 दिन और जो पढ़े हैं आप वो रिवीजन कीजिए, इसके बाद आप थोड़ा अपना तैयारी कीजिएगा। इसके बाद जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिएगा। अभी थोड़ा आपके पास टाइम है, 2-4-6 दिन 8 दिन और थ्योरी पढ़ लीजिए। जो आपका नहीं तैयार हो, जो वीडियो चल रहे हैं जो नहीं तैयार हो उस और तैयार हो जाएगा पढ़ने। जो जैसे यही हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपका तैयार हो गया होगा, तो मैं अगर मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा ये सब चीज़ें। अब कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात करते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के जरूर जाइएगा। इससे रिलेटेड क्या पूछा, आनुवंशिक जल सुरक्षा के लिए सन 2000 में कोलंबिया के शहर जिला में कार्टाजेना प्रोटोकॉल समझौता हो कोलंबिया शहर में हुआ था सन 2000 में, इसको भी याद रहना चाहिए। सन 2000 में कोलंबिया शहर में ये प्रोटोकॉल का ये समझौता हुआ था, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल समझौता वर्ष सन 2003 में लागू हुआ। देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल आनुवंशिक जल सुरक्षा के लिए सन 2000 कोलंबिया शहर में शुरू समझौता तो हुआ, लेकिन इसको सन 2003 में लागू किया गया। सन 2002 में कोलंबिया के शहर में, सन 2003 में लागू किया गया। तो ये सब चीज़ें आपको भली प्रकार से याद रहनी चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में 1 लाइनर, इसमें फैक्चुअल बेस पे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग अपनी कॉपी, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये सब, मैंने कॉपी में अपने बनाई, इसमें तो आपको मैं पीडीएफ बना के दे रही हूँ। ऐसे ही छोटे टॉपिक पढ़ करके 100+ स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जितने भी सिलेबस की चीज़ें हैं उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, उसको देखिए। हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे आपका कमांड होना चाहिए। आप जितना हो सके इस टाइम सिर्फ अपनी पढ़ाई को दीजिए। धन्यवाद।